आज अपन जो एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो लगभग सभी एग्जामों में आता रहा है और लगभग क्वेश्चन आते ही रहता है इसके। आरएस में तो लगभग हर बार इसका क्वेश्चन आता है प्री में। और जब आईएएस में 150 नंबर का एक जीएस का अलग से पेपर हुआ करता था, उसमें 1-2 साल को छोड़ करके हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता था। तो आज अपन लोग पहले इसमें पढ़ेंगे। एक होती है LNG, एक होती है CNG, एक होती है LPG। ये क्या होते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पहले अपन इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों का, और उसके बाद में इसको देखेंगे। तो नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? नेचुरल गैस बोलते हैं CS4 को। नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? CS4 को। इसका नाम है मेथेन, और इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स का मतलब होता है जहां पर क्या हो, गंदी हवा हो, वहां जो गैस मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। और इसी को फायर डैम भी बोलते हैं। ठीक है। फायर डैम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक आपने सुना होगा CBM का नाम आपने सुना होगा, कोल बैंड मीथेन। और इसी को पॉलिटिकल साइंस में इसको देखा तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। तो कोयले की जो बैंड होती है ना, उसके बीच में गैस छिपी हुई रहती है, और जैसे ही हवा मिलती है, इसको एयर मिलती है, तो विस्फोट के साथ में जलने लग जाती है। और आईएएस प्री में, यूपीएससी के प्री में ये कितने बार क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित खानों में विस्फोट होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? तो उसका कौन सी गैस है? आपका मीथेन यानी फायर डैम। ये इस दृष्टि से इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस में नेचुरल गैस। जहां पर भी गंदगी होगी वहां पर ये गैस मिलेगी। नेचुरल गैस भी इसको बोलते हैं। और जैसे बोले गोबर गैस है, अपना क्वेश्चन पूछे कि गोबर गैस में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का होता है, तो गोबर होगा, वह गंदगी तो होगी, तो गोबर गैस में सबसे अधिक प्रतिशत होता है CS4 मेथेन का। इसी प्रकार से मान लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इस गैस की एक और विशेषता है कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपका मीथेन है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये गैसें रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में CS4 कितने गुने खतरनाक होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि ये गैसें जाके पृथ्वी के ऊपर क्या करती है? परत बना देती है, दीवार से बना देती है, और पार्थिव जो विकिरण निकलती है वो इसे टकरा करके वापस आ जाती है, और इस कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी गैस रिस्पॉन्सिबल है। और जहां जहां बड़े बड़े तालाब बने होते हैं वहां पर भी ये गैस बनेगी, क्योंकि कीचड़ बनेगा तो नेचुरल है, कीचड़ के कारण ये गैस निकलेगी। ठीक है। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पशु है, जैसे पशु जुगाली करते हैं, तो पशुओं की जुगाली के कारण भी ये गैस उत्पन्न होती है। और इस गैस को अपन क्या करें? CS4 को कंप्रेस कर दें, संपीड़ित कर दें, तो उसको बोलते हैं CNG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसी प्रकार से ये, जैसे आपका झरिया का नाम सुना होगा, झारखंड में एक झरिया है, झरिया कोयले की खान है। तो इस कोयले की खान में कितने सालों से कोयला नीचे जल रहा है, खान में आग लगी हुई है। तो ये पूछते रहते हैं कि इस खान में आग लगने का कारण क्या है? इसका कारण है CS4 मीथेन, ये मार्स गैस है। और इसी के साथ में CNG अपन के बारे में अपन ये पढ़ देंगे कि ये जो होती है आपका कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं CNG नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एक होती है LPG। LPG का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपके प्रोपेन होती है C3H8 + C4H10। ठीक है। ये दो गैसें मिलकर के LPG का निर्माण करती है। ठीक है, बात है समझ में? एक दिन अब अपन लोग आगे इसको देखेंगे धीमे धीमे। एक चीज तो ये देखेंगे कि अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी गैस है CNG और LPG में ज्यादा उपयोगी कौन सी गैस है, और इसमें से ज्यादा खतरनाक कौन सी गैस है। तो इसको अपन देखने से पहले ये देख लेते हैं कि ये जो CS4 है ना,
एक मोल का CH4 के एक मोल का भार होता है आपका 116 ग्राम, और इसका होता है ये जो आपके C3H8 का 37 और 44, और इसका 48 और 10 कितना होगा 58 ग्राम हो जाएगा, है ना, एक मोल का। कहने का मतलब ये होता है, एक चीज अपन लोग पढ़ते हैं घनत्व के बारे में, आपने पढ़ाई होगा, ठीक है ना। घनत्व में क्या होता है, जो वस्तु जितनी हल्की होती है ना, जो वस्तु जितनी हल्की उसका घनत्व उतना ही कम, जो वस्तु जितनी हल्की होगी ना उसका घनत्व क्या होगा उतना ही कम होगा। जिसका घनत्व कम होगा वो क्या करेगा, आपको अधिक घनत्व वाली वस्तु के ऊपर तैरेगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बर्फ पानी पर तैरती है, क्यों? क्योंकि बर्फ पानी पे इसलिए तैरती है कि बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। और इसी प्रकार एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कि पेट्रोलियम में आग लगी हुई है, मान लीजिएगा पेट्रोलियम के अंदर आग लगी हुई है, और उस आग को पानी से क्यों नहीं बुझाते हैं? पानी से नहीं बुझाते हैं। क्यों नहीं बुझाते हैं पानी से? पानी से इसलिए नहीं बुझाते हैं क्योंकि पेट्रोल के ऊपर पानी डालेंगे आप लोग तो पेट्रोल का घनत्व होता है, पेट्रोलियम का घनत्व है वो पानी की तुलना में कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर आके क्या करता है, जलता रहेगा, आग बुझेगी नहीं। इसलिए इसको क्या नहीं करते हैं, पेट्रोलियम लगी हुई आग को पानी से नहीं बुझाते हैं। और इसके साथ घनत्व से संबंधित खूब क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जिस पानी में लवणता ज्यादा होगी, लवणता ज्यादा होगी, लवणता का मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम आप वाटर लेके आओ, उसमें कितना ग्राम नमक यानी लवण कितने ग्राम घुला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, लवणता बोलते हैं। तो जितना ही लवणता अधिक होगी, जितने नमक उसमें लवण अधिक घुले होंगे, उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। घनत्व अधिक होगा तो उस वस्तु पर तैरना क्या होगा, उतना ही आसान होगा। जैसे अपन एक समुद्र का पानी ले लें, मान लीजिएगा समुद्र और एक नदी का पानी ले लें, ठीक है ना। तो समुद्र का पानी क्या है, समुद्र पानी में लवणता अधिक होती है। नदियां क्या करेगी, पानी के घोल को, पानी में जो नमक है धरती पर उसको ले लेके समुद्र में डालती रहती है, ठीक है ना। घनत्व तो अधिक होगा और नदी का कम होगा, इसलिए समुद्र में क्या होगा, जहाजों का चलना या तैरना क्या होगा, आसान होगा नदी की तुलना में। एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कि कोई जहाज है आपको नदी के पानी से समुद्र के पानी में जाता है, समुद्र में जाता है, तो उसकी गति पर क्या फर्क पड़ेगा। ये नदी का जो घनत्व है ना वो कम होता है, इसलिए क्या करेगा, जहाज ज्यादा डूब करके उसके अंदर चलेगा, ज्यादा डूब के चलेगा तो उसका क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी अधिक लॉस होगी, ठीक है, तो धीमे चलेगा। जैसे ही समुद्र में जाएगा तो उसका घनत्व अधिक होता है, तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो एनर्जी भी कम हो जाएगी और ज्यादा तेजी से चलना लगेगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आएगा, समुद्र से क्या है नदी में आएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि नदी का घनत्व ज्यादा डूब के चलेगा, क्योंकि नदी का घनत्व समुद्र के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ठीक बात है कि नहीं, समझ में आ गई बात को। इसी प्रकार एक आपने नाम सुना होगा डेड सी, डेड सी का नाम आपने सुना होगा मृतक सागर। ये दूसरा विश्व का दूसरा सबसे खारा सागर है। पहला लेक मोहन है जो कि तुर्की में है। तो यहां ज्यादा खारा होने के कारण से यहां किसी वस्तु को आप फेंक देंगे अंदर तो इसके अंदर डूबेगी नहीं, तैरती रहती है। लेकिन यही नदी हो, नदी के अंदर किसी वस्तु को फेंक दे मान लीजिए जगह, तो वो डूब सकती है, ठीक है ना। तो इसी से जैसे एक चीज और है, मान लीजिए आपने समुद्र है, ये आपने जल धाराओं का नाम सुना होगा। जल धाराओं की उत्पत्ति होने का एक कारण ये भी है, मान लो समुद्र का ये भाग है कोई और इसका घनत्व क्या है, डेंसिटी आपकी अधिक है किसकी तुलना में, और समुद्र के इस भाग की तुलना में, और इसकी डेंसिटी आपका क्या है, घनत्व कम है और इसका अधिक है। जिसका घनत्व अधिक होगा ना वो पानी भारी होगा, पानी भारी होगा तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा क्या होगा, एक अपने आप पानी में ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये इस नीचे वाले भाग को पूरा करने के लिए पानी इस साइड में चलना शुरू हो जाएगा। तो धाराओं की उत्पत्ति का कारण भी क्या है, घनत्व का अंतर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जिस पानी का जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा या ऊपर तैरेगा, और जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे दब जाएगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आपने प्लेटों के नाम सुने होंगे। जैसे कोई ये महासागरीय कोई प्लेट है मान लीजिएगा, और ये आपका ये जो आप क्या बोलते हैं इसकी, ये महाद्वीपीय प्लेट है। तो महाद्वीपीय प्लेट होती है हल्की होती है और महासागरीय प्लेट क्या होती है, भारी होती है। तो महासागरीय प्लेट तो ऐसे नीचे दब जाएगी, पृथ्वी आपस में टकराएंगे तो, और ये महाद्वीपीय प्लेट है ना वो इसके ऊपर रह जाएगी।
और नीचे से ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है और ज्वालामुखी और भूकंप आने का कारण बनता है। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि जिस वस्तु का घनत्व तो अधिक होता है वो उसके ऊपर निम्न घनत्व की वस्तु क्या है, तैरने लगती है। और यहाँ अपन लोग वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही रहता है। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत जो जिस गैस का होता है वो आपके नाइट्रोजन होती है N2 78% के आसपास, और ऑक्सीजन होती है लगभग आपके 21% के आसपास, और तीसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्गन का होता है 0.93%, और ये फिर CO2 और 0.03। तो एग्जाम में क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है कि तीसरे नंबर की कौन सी गैस है प्रतिशत में, तो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में लिख देना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा गया, आरएस में भी पूछा गया, दूसरे एग्जाम में पूछा गया कि कौन, जैसे अपन सांस लेते हैं तो दूसरे गैसों के आयतन में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत जिस गैस का होता है वो नाइट्रोजन होती है, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन होती है, और तीसरे स्थान पर आर्गन होती है। अब एक चीज और है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। आपको पता है पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी होते हैं सभी जीव है श्वसन क्रिया के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं, आपके ऑक्सीजन काम में लेते हैं। लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपयोगिता भी कम नहीं है। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन नहीं होती तो ऑक्सीजन की तीव्रता को रोकना कम क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता, सारी वस्तुएं अपने आप जल जल के क्या हो जाती, नष्ट हो जाती। इसलिए नाइट्रोजन की भी उपयोगिता है। नाइट्रोजन क्या करती है, ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करती है, ऑक्सीजन को दबा के रखती है। ये बात समझ में आ गई नहीं आई। अब अपन लोग देखेंगे CNG, ये वायुमंडल वाला देख लेना, इसमें तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन सॉरी आर्गन गैस है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये 0.93% है तीसरा। ये IAS प्री में भी पूछ रखा है और RS में भी पूछा, दूसरे कंपटीशन लगभग आते रहते हैं, लोग कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे स्थान पर कर देते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने ये CNG के बारे में लाऊं और ये LPG के बारे में बताऊं आपको। आप ये समझ लीजिए कि इसका अणुभार होता है 28, इसका होता है 32, ठीक है ना। और मुख्य यही है आर्गन जो भी 39-40 जो भी, तो मुख्य ये हो गया। अपन पूरी अगर माने वायुमंडल के अंदर गैस है, ठीक है ना, और इसका अपन लोग अणुभार निकाले नहीं वायुमंडल का, वायु की गैसों का, तो आपके होता है 29.4, लगभग 29 होता है। ये निकाल भी सकते हैं अपन को। और ये अपन ये मान लेते इसका 16 ग्राम 1 मोल का भार, और इसका 44 ग्राम मिनिमम प्रोपेन का, ठीक है ना। तो अपन ये देखेंगे कि जो वायु है ना, इस वायु से ये CNG हल्की होती है कि नहीं होती है। CNG हल्की होती है और LPG क्या होती है, भारी होती है, ठीक है ना। तो पहला इसमें क्या फायदा है, मान लीजिए CNG का सिलेंडर लीकेज हो गया तो क्या होगा, ये गैस हल्की होती है इसलिए वायुमंडल में फैल जाएगी, ठीक है ना। ये भारी गैस ऊपर चली जाएगी इसलिए नुकसान नहीं होगा। और अगर इसका सिलेंडर लीकेज हो गया तो पृथ्वी के नीचे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये भारी है वायु की तुलना में, तो नीचे ही रहेगी, नीचे रहेगी। तो इसलिए LPG का जो सिलेंडर है ज्यादा नुकसान करता है, नंबर 1। नंबर 2, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरी और फिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, आपका मीथेन की CNG की अधिक होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये हुआ कि प्रति यूनिट जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, वो प्रति यूनिट ऊर्जा आपके CNG की अधिक होती है, प्राप्त होती है LPG की तुलना में, इसलिए भी इसकी उपयोगिता अधिक है, ठीक है ना। जब CNG को और LPG को जलाएंगे तो CNG में प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम, क्योंकि एक ही तो कार्बन है ना, प्रदूषण कम होगा, और इसमें प्रदूषण क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए इन दोनों गैसों की अपन तुलना करते हैं LPG और CNG, तो इसमें आपके CNG अधिक उपयोगी है देन LPG की तुलना में, पर्यावरण की दृष्टि से भी, कैलोरीफिक वैल्यू की दृष्टि से भी, और सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो CNG और LPG क्या होती हैं और इन दोनों की क्या उपयोगिता है, दोनों में क्या फर्क है, ये आपने उसको देखा। अभी अपन लोग देखते हैं एक चीज, क्या LNG क्या होती है। LNG का मतलब होता है
लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको समझने से पहले एक टर्म आपको समझनी पड़ेगी, क्रांतिक ताप किसे कहते हैं। क्रांतिक ताप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर। कोई भी गैस होती है ना, उसका एक निश्चित क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है, क्रांतिक ताप होता है। जैसे आपने रॉकेट का प्रणोदक का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, उसमें क्रायोजेनिक ईंधन का पर्टिकुलर आपने नाम सुना होगा। क्रायोजेनिक ईंधन में ईंधन प्रणोदक के रूप में काम में लेते हैं द्रव हाइड्रोजन। किसको? द्रव हाइड्रोजन। और ऑक्सीकार के रूप में ऑक्सीजन को काम में लेते हैं, जो भी है द्रव रूप में। अब ऐसी बात है, कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, उसका एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अगर उस गैस को आपको द्रव रूप में परिवर्तित करनी है तो पहले उस गैस को उस क्रांतिक ताप तक आपको ठंडा करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप दबाव डालोगे तो गैस वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्रांतिक ताप वह न्यूनतम ताप है किसी भी गैस का जिसके ऊपर, उस गैस के ऊपर आप कितना प्रेशर डालोगे ना, तो गैस वो द्रव रूप में परिवर्तित नहीं की जा सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए दो गैस है, ए, बी, सी और डी, 4 गैस है। मान लीजिए इसका 10 डिग्री क्रांतिक टेम्परेचर है, इसका -20 है सेंटीग्रेड है, इसका -195 है और इसका -1 253 है। तो सबसे आसानी से द्रवित करना कौन सी गैस को लिए सही रहेगा? इसको। क्यों? क्योंकि मान लीजिए का टेम्परेचर 25-30 है, 25-30 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसको आप लोग प्रेशर डालोगे तो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगी। मान लीजिए किसी गैस को आपका क्रिटिकल टेम्परेचर -253 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पहले उस गैस को -253 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा करना पड़ेगा और फिर उस पर दबाव डालेंगे तो वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगी। मान लो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस है, इसका क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज करना है तो 273 जोड़ देंगे और हो जाएगा 20 सेंटीग्रेड हो जाएगा। सॉरी 20 केल्विन, सेंटीग्रेड नहीं, 20 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन को आपको गैस से द्रव रूप में परिवर्तित करना है तो पहले इसको -253 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा करना पड़ेगा। इसे ठंडा नहीं किया, इसका टेम्परेचर -253 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहे तो वो गैस फॉर्म में रहेंगे, आप कितना ही उसको दबाव डालो। ठीक है ना। और आपको पता है कोई भी गैस होती है, कोई भी धातु होती है, जिस बर्तन में रखते हैं इन गैसों को, अगर -253 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, वहां तक ठंडा करने के लिए एक विशेष पात्र की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, जो बहुत मजबूत हो। ठीक है, नॉर्मल जो धातु का अगर कोई बना हुआ है पात्र तो वो तो टूट जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। यही बात LNG के लिए है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है। आप इसको गैस में बदलने के लिए इसके क्रांतिक टेम्परेचर पर पहले ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है ना, और उसके बाद में आप दबाव डालेंगे, दबाव डाल करके उसको द्रव रूप में परिवर्तित करेंगे, उसी को आप LNG बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, स्टोरेज है और इसको इस रूप में चेंज करना, इसका परिवहन CNG की तुलना में ज्यादा डिफिकल्ट है। किसका? LNG का। इसलिए आपको ये देख लेना है कि CNG और LPG और तीसरा कौन सा LNG में क्या अंतर है और कौन सी गैस होती है तो दोनों में LNG और CNG तुलना में मीथेन होती है, पर एक तो गैसीय फॉर्म में होती है और दूसरी कौन सी होती है, लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। तो LNG में मीथेन को चेंज करना CNG की तुलना में क्या है, कठिन है। ये मुख्य 3 गैसें हो गई। इसी के साथ में एक गैस जो कि एग्जाम में हमेशा ही आती रहती है, एक होती है CO+N2। इसको याद कर लो, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। और इसी प्रकार से CO और H2 1:1 इसका होता है, उसको बोलते हैं वाटर गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर गैस। ये बनती कैसे है, बहुत तेज गर्म कोयला किया हुआ उस पर वायु प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोड्यूसर गैस प्राप्त होती है। और बहुत तेज कोयला आपका है, उस पर वाष्प प्रवाहित करते हैं या वाटर प्रवाहित करते हैं, तो कौन सी गैस बनती है, वाटर गैस बनती है। इसके साथ इसको याद कर लेना है। एक होती है, अभी हमने CO2 की बात की थी कि वायुमंडल में 0.03% क्या होती है,
आपका CO2 गैस होती है। तो ये अगर CO2 को आप ठोस CO2 में परिवर्तित कर दें, ठीक है, तो उसको ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। यानी शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? आपका ठोस CO2 को। ये आपको कम से कम कितनी हो गई? 5-6 गैस हो गई। इसकी टर्मिनोलॉजी आपको याद कर लेनी है, और ये आपके क्या है, एग्जाम में आता रहता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, ठीक है ना।